नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ग्रीनलैंड को लेकर सैनिक घेराबंदी शुरू हो गई है। ट्रंप ने तो बयान ही दिए हैं, लेकिन यूरोप के देशों ने अपने सैनिक ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए भेजने शुरू कर दिए हैं। डेनमार्क ने भी पिछले कुछ घंटों से अपना सैनिक बंदोबस्त बढ़ाने के लिए ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर कब्जा किया, लगता है ग्रीनलैंड पर कब्जा उतना आसान नहीं रहेगा। आज हम ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। यह जगह कहां है जिस पर कब्जाने के लिए ट्रंप दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं। दुनिया में एक नेता खुराफाती क्या आया, उसके सामने सारे खुराफाती नेता शरीफ दिखने लगे हैं। भारत से वहां के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। 18-20 घंटे लगते हैं बदल बदल कर जाने में। यह इसलिए नहीं बता रहा कि ग्रेटर नोएडा के प्लॉट का काम करने वाले ग्रीनलैंड चले जाएं। इसलिए बता रहा हूं कि जिस जगह के बारे में पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में हम और आप कुछ कुछ जान सकें। सर्दी में यहां का तापमान -9 और -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्मी की इतनी मेहरबानी होती है कि तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह धरती के उत्तरी ध्रुव पर बसा हुआ है। दुनिया के 5 महासागरों में से एक आर्कटिक महासागर का इलाका, जहां बर्फ जमी रहती है। यहां के बने इन मकानों को देखकर किसी का भी दिल आ सकता है कि रिटायरमेंट के बाद गोवा या देहरादून में फ्लैट लेने से अच्छा है लाल, हरा और पीले रंग का यह कॉटेज मिल जाता। यहां की जिंदगी से जुड़ी इन तस्वीरों को पलटते हुए आप यह सवाल कर सकते हैं कि यहां मात्र 57,000 आबादी रहती है। आखिर क्या वजह है कि ट्रंप इसे खरीद लेने से लेकर इस पर कब्जा करने की बात करते जा रहे हैं? प्रकृति की सुंदरता में जिसने भी कभी भी यकीन किया होगा, क्या वह रूई के फाहे से इस इलाके पर बम गिराने की कल्पना कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अब दुनिया में एक से एक सनकी नेता प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति बन गए हैं। इन नेताओं को लाने वाले आप लोग ही हैं। वो आ चुके हैं। स्वागत करें या अपना घर बचाएं, इसी टेंशन में सारी दुनिया परेशान है। ग्रीनलैंड, ताइवान, ईरान, वेनेजुएला, सोमालिया, गजा, इन सब को लेकर जो बात चल रही है, उसमें एक चीज कॉमन है। जिस संप्रभुता की समझ यूरोप और दुनिया के देशों ने पिछले 200 साल से विकसित की, अपनी जनता को भी समझाया कि देश के लिए संप्रभुता से बड़ी कोई चीज नहीं, उस संप्रभुता की अवधारणा को ही ध्वस्त किया जा रहा है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों में संप्रभुता खत्म करने के लिए हथियारबंद गिरोह खड़े किए गए, फिर इन पर काबू पाने के नाम पर बम भी गिराए गए। तो संप्रभुता को कुचलने का यह अगला चरण आप देखने जा रहे हैं। दक्षिण पंथ का उभार हुआ तो इसे हवा दी गई कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, मगर लोगों को पता नहीं था कि इनके राष्ट्रवाद के बाद अगला चरण क्या आने वाला है। आ गया तो वह चरण है संप्रभुता की समाप्ति का आगमन। इस पर विद्वान ही ठीक से बात कर पाएंगे, लेकिन हमें यही लगा कि संप्रभुता और अखंडता के प्रति सम्मान और रक्षा का युग समाप्त होता हुआ लग रहा है। सपाट नक्शे पर देखिए तो लगेगा रूस और अमेरिका दुनिया के दो अलग अलग छोर पर हैं। दोनों के बीच में सफेद रंग की जो जमीन दिखती है, यही है ग्रीनलैंड। इस नक्शे के हिसाब से देखें तो ट्रंप की बात सही लगती है कि अगर रूस ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया तो रूस ठीक अमेरिका के पड़ोस में आ जाएगा। अमेरिका की सुरक्षा के लिए नई चुनौती पैदा हो सकती है। एक अजीब खेल हुआ इस दुनिया में। यूरोप को रूस का भूत दिखाई दिया तो भागा भागा अमेरिका के पास गया। अब अमेरिका रूस का भूत देखने लगा और कहने लगा है कि उसे रूस से बचना है तो यूरोप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करना पड़ेगा। यही होता है जब आप भूत खड़ा करते हैं और भूतों की राजनीति करते हैं। जैसे इंडिया में घुसपैठिया की राजनीति करने वाले अपने ही देश के नागरिक को घुसपैठिया कहने लग जाते हैं। हर तरफ भूत ही दिखाई देता है। ट्रंप रूस के कारण ग्रीनलैंड चाहते हैं कि अगर वह कब्जा कर लेगा तो अमेरिका के पास आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर इस धरती पर पहले से ही रूस और अमेरिका एक दूसरे के पड़ोसी होते
तो क्या ट्रंप रूस के भूत से बचने के लिए अमेरिका को खिसकाकर कहीं और ले जाते? लेकिन जैसे ही आप ग्लोब पर ग्रीनलैंड को देखते हैं तो पता चलता है अमेरिका और रूस तो पहले से पड़ोसी हैं। पीले रंग में जो आप देख रहे हैं यह अलास्का है, अमेरिका का ही हिस्सा, और उसके ठीक सामने हरे रंग में रूस की जमीन है। यहां से मात्र 88 किलोमीटर की दूरी पर है रूस का बॉर्डर। इसी अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। डायोमिड टापुओं के बीच में तो सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। सर्दियों में जब पानी जम जाता है तब इस पर चलकर दोनों देशों के लोग आ जा सकते हैं। जब ग्लोब पर रूस और अमेरिका इतने पास पास दिखते हैं भी, तब फिर ट्रंप रूस को खतरा क्यों बता रहे? क्या सिर्फ इसलिए ताकि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकें? दुनिया के इस सपाट नक्शे को मर्केटर मैप कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में इस दुनिया के नक्शे को कागज पर उतारा गया। सब इसी नक्शे को मानते रहे। इस नक्शे पर ग्रीनलैंड को देखेंगे तो लगेगा कि अफ्रीका जितनी बड़ी जमीन है, मगर ऐसा है नहीं। आकार में ग्रीनलैंड अफ्रीका के आकार का 1/14 हिस्सा भी नहीं है, लेकिन मर्केटर मैप के कारण इतना बड़ा नजर आता है। मर्केटर मैप ध्रुवों के पास वाले इलाकों को बड़ा दिखाता है। ग्रीनलैंड सऊदी अरब से छोटा इलाका है, लेकिन दिखाई देता है पूरे अफ्रीका जितना। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, लेकिन अपने आप में कोई देश नहीं। डेनमार्क का हिस्सा है, फिर भी ग्रीनलैंड स्वायत्त है। इसके अपने प्रधानमंत्री हैं, संसद है। 1979 तक डेनमार्क का उपनिवेश रहने के बाद ग्रीनलैंड में होम रूल आया और 2009 में एक कानून के तहत ग्रीनलैंड को अलग होने का ब्लूप्रिंट दे दिया गया। ग्रीनलैंड चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन यहां के 85% लोग डेनमार्क से अलग नहीं होना चाहते। हालांकि चरणबद्ध तरीके से अलग होने की बात होती रहती है। डेनमार्क की सरकार से कई तरह की सुविधाएं यहां के लोगों को मिलती हैं। शिक्षा मुफ्त है, स्कॉलरशिप, यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि डेनमार्क की सरकार ही देती है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला कर देंगे तो डेनमार्क अपने दम पर इसकी रक्षा कर पाएगा, यह बड़ा सवाल है। इसीलिए ट्रंप के संभावित हमले के कारण नेटो के बिखर जाने की बात हो रही है। अगर ट्रंप यूरोप की जमीन पर हमला करते हैं तो नेटो के बाकी यूरोपीय देशों को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए आगे आना होगा और डेनमार्क की मदद करनी पड़ जाएगी। नेटो और ईयू पर आने से पहले डेनमार्क की बात होनी चाहिए। सैन्य रूप से डेनमार्क अमेरिका के सामने मजबूत देश नहीं है। पूरा ईयू कुल मिलाकर अमेरिका के सैन्य खर्चे का 1/3 ही अपनी सेनाओं पर खर्च करता है। फिर भी उसकी प्रधानमंत्री डेनमार्क के दूसरे नेता हर दिन ट्रंप के बयानों की निंदा कर रहे हैं, अपने देश की संप्रभुता और सम्मान की बात कर रहे हैं। जब भी ट्रंप ने कहा है कि उन्हें खुशी होगी कि ग्रीनलैंड खरीद लें या नहीं तो सैनिक दखल देंगे, तब डेनमार्क ने जवाब दिया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा है, अगर ऐसा होता है तो नेटो सैन्य गठबंधन खत्म हो जाएगा। डेनमार्क को पता है कि उसके पास अमेरिका से लड़ने की क्षमता नहीं और यूरोपियन यूनियन का साथ मिल जाने से भी यह क्षमता आ नहीं जाती। लेकिन नैतिक चुनौती देना भी एक तरह की सैनिक चुनौती मानी जाती है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, हम डेनमार्क को चुनते हैं। जब इसके बारे में ट्रंप से पूछा गया, उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है। ट्रंप ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को पहचानने से इनकार कर सकते हैं। वैसे हो सकता है भारत के इलाकों में भी बहुत सारे लोग ट्रंप को नहीं जानते हैं, ना पहचान पाएंगे। लेकिन ट्रंप के दफ्तर व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात की, मगर डेनमार्क के प्रतिनिधि अधूरी बातचीत छोड़कर वापस आ गए। समझ गए कि ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर ट्रंप मूल रूप से अलग राय रखते हैं। Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know.
because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. But don't play games. Don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. डेनमार्क ने ऑपरेशन आर्कटिक एंडुरेंस शुरू किया है, जिसके तहत स्वीडन, जर्मनी और अन्य नेटो देश अपनी सेनाओं को ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं। कभी यूरोप के इन देशों को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजी। फ्रांस को हिटलर के जर्मनी से बचाया, लेकिन अब वही फ्रांस अमेरिका के खिलाफ अपनी सेना ग्रीनलैंड भेज रहा है। नॉर्वे ने 2 सैनिक भेजे हैं। अब इस सूचना को हम किस तरह से देखें? जब पूरी धरती कब्जे के लिए फ्री हो चुकी है, वहां ये 2 सैनिक क्या करेंगे? पिछले कई सालों से यूरोप ने बहुत से रणनीतिक मामलों पर सख्ती से बोलना और स्टैंड लेना बंद कर दिया था, लेकिन लगता है ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावों ने यूरोप को झटका दिया है, मगर देर हो गई है। इससे पहले कि दुनिया फ्रांस, जर्मनी और बाकी देशों पर हंसने लग जाए, इन यूरोपीय देशों ने ट्रंप का विरोध शुरू कर दिया है। अमेरिका में आंख बंद कर विश्वास करने की गलती का एहसास शायद यूरोप को हो रहा होगा। यूरोपियन यूनियन ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों की निंदा की है। निंदा वाले बयान में हमें कई सारे शब्द मिले जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अपॉल्ड, शॉक्ड, डीपली शॉक्ड, स्ट्रांगली कंडेम्ड, डीपली कंसर्न, मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली, लुकिंग इनटू दिस एंड दैट। ईयू ने कहा आर्कटिक की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और इसे लेकर प्रतिबद्ध है। ग्रीनलैंड और किंगडम ऑफ डेनमार्क नेटो के सदस्य हैं। अमेरिका भी नेटो का सदस्य है। यूरोप के देश अपनी रक्षा तैयारियों को बेहतर करते रहेंगे, निवेश करते रहेंगे, इसकी बात की गई है। ट्रंप ऐसे शब्दों को 1-2 शब्दों से ही उड़ा देते हैं। यूरोप खुद इसके लिए जिम्मेदार है। कई दशक से अमेरिका का दरबारी बन गया था। उसे लगता था अमेरिका की हां में हां मिलाने से यूरोप की रक्षा होगी, लेकिन हो गया उल्टा। इसीलिए बाहुबली की दोस्ती कभी फलती नहीं। 2019 में पहले ही टर्म में ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीद लेने की इच्छा जताई थी। तब लोगों ने समझा और भूल गए कि ट्रंप तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। उस समय डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो हैरानी जताते हुए कहा था, यह तो अप्रैल फूल का लतीफा लगता है। अगस्त के महीने में अप्रैल फूल कहां से आ गया? भूल जाइए ट्रंप साहब कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। डेनमार्क के सांसद रासमस जारलोव ने कहा, अगर ट्रंप वाकई ऐसा सोच रहे हैं तो यही इस बात का अंतिम प्रमाण है कि वे पागल हो चुके हैं। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान को गंभीरता से लिया जाए? उन्होंने कह तो दिया है कि अगर यूरोपियन देश और उसके सहयोगियों की संप्रभुता पर हमला हुआ तो अप्रत्याशित रूप से जवाब दिया जाएगा। फ्रांस स्थिति की गंभीरता पर नजर रख रहा है। डेनमार्क और उसकी संप्रभुता के साथ पूरी तरह खड़ा रहेगा, यह मैक्रों ने कहा है। ट्रंप की हां में हां मिलाने वाले मैक्रों लगता है समझ गए हैं अगर ग्रीनलैंड गया तो दुनिया भर में यूरोप हंसी का पात्र बन जाएगा। आधुनिक संदर्भ में दुनिया को संप्रभुता, राष्ट्रवाद, नक्शा, भूगोल यह सब बताने वाला यूरोप खुद ही नक्शे से मिटता हुआ दिखाई दे रहा है और मिट भी जाएगा। ग्रीनलैंड ने नेटो के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसी नेटो के दम पर रूस को चिढ़ाने की कोशिश की गई। जब यूक्रेन को सदस्य बनाने की बात हुई तब रूस ने कहा कि वह नहीं चाहता कि नेटो की सेना उसकी सीमा पर आ जाए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड दे दो, हम नहीं चाहते कि रूस अमेरिका की सीमा पर आ जाए। नेटो का खत्म हो जाना पुतिन की ऐतिहासिक जीत होगी। यूरोप के अलावा अमेरिका भी नेटो का सदस्य है। ग्रीनलैंड को लेकर जब यूरोप और अमेरिका की सेना आमने सामने होगी तब नेटो का क्या मतलब रह जाएगा? 1949 में नेटो का गठबंधन बना, लेकिन ट्रंप कई बार कह चुके हैं अमेरिका के बिना नेटो बेकार है। उसे हथियार दिया है तो नेटो को पैसे देने चाहिए। नेटो के साथ किए गए कई समझौतों से ट्रंप बाहर आ गए हैं। यह भी कहते हैं नेटो को उन्होंने ही बचाया। नेटो का मकसद था तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों का एक साथ आना, मगर आज ट्रंप ही तानाशाह बनते जा रहे हैं। तब भी अमेरिका की मसल और माइट के सामने डेनमार्क जैसा देश खड़ा नजर आता है, लगातार अपनी जमीन के लिए बोल रहा है। वैसे इसके अलावा अब डेनमार्क या यूरोप के पास कोई चारा भी नहीं बचा। यूरोप और क्या कर सकता है? अमेरिका के हर गुनाह और गुंडागर्दी का पार्टनर रहा है। क्या ग्रीनलैंड बच जाएगा?
ग्रीनलैंड बचेगा तो यूरोप के देशों की संप्रभुता भी बचेगी। यूरोप अमेरिका के सहारे सो रहा था, उसके जहाज और हथियार आकर बचा लेंगे। अब कह रहा है हथियार बनाएंगे, खरीदेंगे, निवेश करेंगे। किससे खरीद लेंगे और निवेश करेंगे तो बनेगा कब? उसी अमेरिका से आएगा हथियार या चीन से आएगा? क्या यूरोप के देशों के प्रमुख अपनी जनता को दिखाने के लिए निंदा वगैरह कर रहे हैं, सेनाएं भेज रहे हैं ग्रीनलैंड की रक्षा में? आप इन दो में से किस पर विश्वास करना चाहेंगे? यह इस पर निर्भर करता है कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया है। हम अपना बता सकते हैं कि सिर्फ दही, चूड़ा और तिलकुट खाकर हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि इराक, अफगानिस्तान, गजा और जाने कहां कहां अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाला यूरोप अमेरिका से ही लड़ जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री की बात चर्चा में आई है। उन्होंने कहा है कि हमें रूस से बात करनी चाहिए। पुतिन इन सब बातों पर मुस्कुरा रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रूस और अमेरिका के बीच यूरोप का बंटवारा हो जाए। जियोपॉलिटिक्स के नाम पर बेवकूफ बनाने वालों ने कभी ऐसी किसी संभावना के बारे में बात जरूर की होगी। पूरी दुनिया कई साल से कभी सोना, कभी तांबा, कभी चांदी, कभी तेल के नाम पर काटी छाटी और हड़पी जा रही है। जियोपॉलिटिक्स की किताब दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसमें सब सही होता है जिसके पास ताकत होती है, गलत कुछ भी नहीं। 9 महीने पुरानी गार्डियन अखबार की खबर है, ग्रीनलैंड में यूरेनियम के एक बड़े भंडार में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी खनन करना चाहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बाहर की कंपनियों ने आकर खनन शुरू कर दिया तो उनका पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। ट्रंप ग्रीनलैंड की बात ऐसे करते हैं जैसे प्लॉट हो। वो किराए की बात नहीं करते, करार की बात नहीं करते। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहते हैं ओनरशिप, मालिक होना बहुत जरूरी है। वहां सफल होने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से यह एहसास चाहिए कि आप ग्रीनलैंड के मालिक हैं। लीज या करार में वो बात नहीं। ट्रंप को समझने वाले कह रहे हैं कि उनका कारोबार रियल एस्टेट का है और वे उसी समझ के आधार पर ग्रीनलैंड को देख रहे हैं। उन्हें नक्शा पसंद है। 2.166 मिलियन वर्ग किलोमीटर इलाके में कैसे इस आइलैंड पर उनकी नजर पड़ गई है। यह अमेरिका के काफी करीब है। वह चाहता है कि इस पर उसका अधिकार हो जाए। अमेरिका का एक इतिहास रहा है 19वीं सदी का, जब उसने दूसरे देशों से इलाके खरीदकर अपना विस्तार किया। 20वीं सदी के विश्व युद्ध के बाद यह सब बंद हो गया क्योंकि सारे देशों के लिए एक नियम पर चलने का सिद्धांत बनाया गया। दुनिया तब युद्ध और लाशों से तंग आ चुकी थी। अब लगता है फिर से उसी दिशा में जाना चाहती है। ट्रंप को 20वीं सदी की जरूरतों के लिए बनाई संस्थाओं से नफरत है। उन्होंने 66 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संस्थानों और गठजोड़ों से अमेरिका को अलग कर दिया है, फंडिंग बंद कर दी है। ट्रंप इन संस्थाओं को बेकार बकवास कहते हैं। 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लुइसियाना खरीदा। 1848 में मेक्सिको का नेवाडा और कैलिफोर्निया खरीद लिया। एरिजोना का अधिकांश इलाका, न्यू मेक्सिको, कोलोराडो का हिस्सा, कैंसस, वायोमिंग, ये सब इसी तरह लेन देन से अमेरिका का पार्ट बने। 1867 में रूस से अलास्का खरीद लिया। 20वीं सदी में यह सारी चीजें बंद हो गई। जानकार कहते हैं ट्रंप इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, पुरानी फाइल खोलना चाहते हैं, दुनिया के इस सबसे बड़े आइलैंड का अधिग्रहण कर या खरीद कर इतिहास में अमर हो जाना चाहते हैं। इतिहास में अमर होने की सनक ही वर्तमान को धधका रही है। ट्रंप ने अभी तक जितना किया वह काफी है उन्हें इतिहास में हमेशा याद रखने के लिए। दुनिया में एक ही इंटरनेशनल रिलेशन बचा है जिसका नाम है ट्रंप रिलेशन। जो ट्रंप का रिलेटिव नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। यूरोप के देश सैनिक शक्ति से अमेरिका को नहीं रोक सकते क्योंकि यूक्रेन को दबोचने के बाद रूस उनके सर पर आकर बैठ जाएगा। क्या यूरोप के पास कुछ और विकल्प है? डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के बीच मुलाकातों और चर्चाओं की खबरें अखबारों में भरी पड़ी हैं। नेटो के सदस्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला, ग्रीनलैंड को इतना सशक्त किया जाए कि वह रूस और चीन के किसी आक्रमण का सामना कर सके। दूसरा, ग्रीनलैंड में अमेरिका को सैनिक अड्डे बनाने का प्रस्ताव दिया जाए। विश्व युद्ध के समय ग्रीनलैंड में अमेरिका के 17 सैनिक अड्डे थे। इस समय भी एक हैं, उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड के बिटुफिक स्पेस बेस, जिसे अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है।
1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका और नेटो को ग्रीनलैंड में सैनिक अभियान चलाने का अधिकार मिल गया। इस समझौते में यह भी था कि अमेरिका ग्रीनलैंड में सैनिक क्षेत्र बना सकता है। इसके लिए उसे किराया नहीं देना होगा, न टैक्स लगेगा। लेकिन क्या अमेरिका इससे संतुष्ट हो जाएगा? अब तीसरा प्रस्ताव है, अगर बात खनिज के खदानों की है तो ग्रीनलैंड अमेरिका से समझौता कर ले कि वह उनके यहां आकर खनिज निकाल सकेगा, निवेश कर सकेगा। ट्रंप के बयानों को देखते हुए अमेरिका के खरबपति बिलियनियर ग्रीनलैंड में निवेश करने भी लगे हैं। Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. In the meantime, you have Russian destroyers and submarines and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. Amazon के मालिक जेफ बेजोस, बिल गेट्स, माइकल ब्लूमबर्ग ने 2019 से ही यहां कोबाल्ट मेटल्स नाम के कंपनी में निवेश करना शुरू कर दिया, जो दुर्लभ धातुओं को खोजती है। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के नीचे ऐसे अनेक धातुओं के होने की बात कही जाती है। इन धातुओं को निकालना अरबों रुपए का काम है, किसी भी देश के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि खरबपति अपने लिए नई जगह चाहते हैं। अमेरिका में ही प्रस्तावित फ्रीडम सिटी ट्रंप के आइडिया को इससे जोड़ा जा रहा है। इसके तहत अमेरिका में ऐसे शहर बनाने की बात हो रही है जहां अमीरों पर लागू होने वाले नियम कानून कम से कम होंगे। यूक्रेन में भी यही हो रहा है। अमेरिका यूक्रेन की इसलिए मदद कर रहा है ताकि यूक्रेन अपने खदानों पर उसे अधिकार दे दे, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल, टाइटेनियम, तेल इत्यादि, और इसके बदले में अमेरिका उसकी आर्थिक और सैन्य सहायता करेगा। खनिज खदानों को लेकर दुनिया भर में उत्पात मचा हुआ है। भारत में होता रहता है। जंगल और खदानें 2-4 बड़ी कंपनियों को दे दी जाती हैं। लोग विरोध करते हैं मगर लाठियों से पीटे जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, मीडिया भी कवरेज नहीं करता। यही हाल यूक्रेन, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के साथ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की बात करूंगा तो आप ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देते तो प्रदूषित पानी पीकर लोग मर नहीं रहे होते, या हवा के कारण कैंसर नहीं पाल रहे होते। तो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता से आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए विकास लाने वाली कंपनियों की संख्या हजारों से घटते हुए कुछ 100 और कुछ 100 से घटते हुए 10-20 होने लग जाए तो कुर्सी पर पीठ सीधी कर बैठ जाइएगा और समझिएगा कि हो क्या रहा है। इन सब के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल है। इन विशालकाय कंपनियों के हित ही अब देश हित कहे जाते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में सरकारें चंद बड़ी कंपनियों को खनिज के खदान सौंपे जा रही हैं। सारा मुनाफा उनके पास जा रहा है और जनता गरीब से गरीब होती जा रही है। यह एक तरह से संप्रभुता पर आंतरिक हमला है जिसे जनता ने विकास के नाम पर स्वीकार कर लिया। अब जो ट्रंप कर रहे हैं संप्रभुता की अवधारणा को ही ध्वस्त कर रहे हैं, जिसे अब उन देशों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिन्होंने अपनी जनता को इसे मानने के लिए मजबूर किया, लाठियों से पिटवाया। ग्रीनलैंड के साथ जो होगा वह अलग अलग देशों में हो चुका है, हो भी रहा है। आप ऐसी खबरों को पढ़ते होंगे कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आधी दुनिया के पास जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति है उससे कहीं ज्यादा संपत्ति 150 लोगों के पास आ गई है। यह अच्छा नहीं है, मगर आपने या तो इसे अच्छा मान लिया या इस पर ध्यान ही नहीं दिया। शोले फिल्म में जैसा कि आदरणीय श्री गब्बर जी ने कहा था, सबको सजा मिलेगी, बरोबर सजा। हम और आप आग के शोलों से घिर गए हैं। गब्बर साहब हंटर लेकर हाँक रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।